अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और रवात में जिंजर की टनल फार्मिंग कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे जो है वो जिंजर फार्मिंग करते हुए? जिंजर में हमें कोई 5वां साल जा रहा है। तो सर आप हमें बताएं कि कैसी ज़मीन है जो आइडियल है जिंजर फार्मिंग के लिए और कैसा क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है जिंजर कल्टीवेशन के लिए? जिंजर कल्टीवेशन के लिए जो 15 से 40 डिग्री तक हो अगर टेम्परेचर आपका, तो वहाँ पे जिंजर अच्छी जो है वो ग्रो हो जाती है। और pH 6.5 से 7 तक भी हो अगर, तो उसमें अच्छी जिंजर हो सकती है। और उसमें अगर थोड़ा सा सैंडी रकबा हो जिसमें रेत हो, तो उसमें और ज़्यादा बेहतर जो है वो जिंजर ग्रो हो सकती है। तो आप हमें बताएं कि आप सॉइल जो है उसको किस तरह ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं जिंजर फार्मिंग से पहले, इसकी कल्टीवेशन से पहले इसकी प्रिपरेशन का जो ज़मीन की प्रोसीजर है वो क्या होता है? जी, हम इसमें कुछ जंतर वगैरह जो है वो भी हम काश्त करके कभी उसको उसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं ज़मीन को। और दूसरा जो है ज़्यादातर हम देसी खाद जो होती है काऊ मैन्योर वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, और उसको 2-3 महीने के लिए रेस्ट देते हैं। तो 2-3 दफ़ा हल चलाते हैं और इस तरह हम उसकी तैयारी करते हैं। ओके, तो इसमें जो इरिगेशन का सिस्टम है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं या किस तरह से आप इरिगेशन कर रहे हैं? और जो पेस्ट कंट्रोल है उसके लिए कौन से मेथड आप इस्तेमाल करते हैं? पानी का जो है यहाँ पे पानी ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें एग्रीकल्चर की जाए। तो हमने वो बारिशों का पानी जो है वो इकट्ठा करके तो उसको एक जगह पांड में जमा करते हैं और वहाँ से हम जो है ना वो ड्रिप सिस्टम के थ्रू उसको इरिगेट करते हैं। जिंजर पे बहुत कम जो है वो कीड़े या बीमारियां होती हैं, लेकिन उसके लिए दोनों तरह से हम कोशिश तो ज़्यादा कर रहे हैं कि ऑर्गेनिकली जो है ना, अभी हमारे साथी गए हुए थे थाईलैंड, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नई एक्सप्लोर की है ऑर्गेनिक, जो इसके लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए हो। लेकिन ज़्यादा अगर फार्मिंग में अच्छी मैनेजमेंट हो तो फिर कीड़े या बीमारियां कम आती हैं। जहाँ पे मैनेजमेंट पुअर हो वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा उस पे बीमारियां या अटैक कीड़े मकोड़े का होता है। और दूसरा हमारा कुछ इसमें वो इंसेक्ट नेट वगैरह होता है, इस पे शेड नेट होता है, तो वो भी आप कह लें कि सेमी कंट्रोल किस्म का एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें बीमारियां कम चांस होता है आने का। और जिंजर काश्त करने का जो बेहतरीन मौसम है वो आपके ख्याल से कौन सा है जिसमें इसको काश्त किया जाए? ये नाइट का टेम्परेचर जब 15 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाए और वो काश्त का इसका आइडियल टाइम है। और जब नाइट का टेम्परेचर 15 डिग्री से जो है वो कम हो तो वो फिर आप इसको निकालना शुरू कर सकते हैं ज़मीन से। ओके, तो ये कितने अरसे में जो है वो तैयार हो जाती है इसकी फसल, और आपको कैसे पता चलता है कि अब हार्वेस्ट के लिए ये रेडी है? मार्च से दिसंबर तक इसका टाइम होता है। मार्च में इसकी सोइंग होती है और दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। जब इसके पत्ते जो हैं वो कोई 60% ड्राई हो जाएं तो उसका फिर पता चल जाता है कि ये अब जो है वो तैयार है फसल। और इसको जब तैयार हो जाए जिंजर की फसल, तो इसको इसके लिए हैंडल करने के लिए या इसको जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है इसको हैंडल करने के लिए कि जो जिसमें जो है जिंजर ज़ाया भी ना हो? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अभी ये पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा जिंजर काश्त नहीं हो रही, तो अभी तक ये चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं अंडर प्रोसेस। इस पे हम भी गौर कर रहे हैं और हम जो डिपार्टमेंट हैं उनसे भी। लेकिन इसका अच्छा जो तरीका है वो तो एक स्टोर होना चाहिए, कंट्रोल जो है
जिसमें मौसम हो, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम है कि एक फार्मर जो 2-4-5 एकड़ पे जिंजर लगाता है तो वो उसकी कैपेसिटी हज़ारों टन की होती है, तो वो एक अपने लिए नहीं, वो तो कोई गवर्नमेंट के इदारे या कुछ फार्मर मिल के कुछ इस तरह का अगर हो, स्टोर हो, तो वो बेस्ट तरीका होता है कि इसको हार्वेस्ट करें, इसको वॉश करके कोई ट्रीट ना करें और इसको स्टोर में ले जाएं। अभी हम जो इसको कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारी अभी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है वापर, तो सीड के लिए ही हम उसको लोकल एटमॉस्फेयर में जो जिंजर तैयार होती है, अगले साल सीड हम इसका इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए हम नहीं बेचते। तो हम इसको रेत में या इस तरह के जो देसी तरीके होते हैं उस तरह हम स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके इसकी वो ज़रूरत आएगी कि इसको स्टोरेज के लिए प्रॉपर जो है ना को बंदोबस्त होना चाहिए। और सर ये बताएं कि आपके पास यहाँ जिंजर की कोई डिफरेंट वैरायटीज़ हैं या एक ही तरह की है जो कल्टीवेशन हो रही है, यहाँ पे काश्त हो रही है? नहीं, ये हमारे पास 3 तरह की वैरायटीज़ हैं। एक वो वैरायटीज़ है जो हमारी अयूब रिसर्च फैसलाबाद ने टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार किए थे 2 साल पहले लैब में, वो हमारे पास चल रहे हैं। और दूसरा एक वैरायटी है जो जिसको नॉर्मल हम चाइनी जिंजर बोलते हैं, वो थोड़ा सा साइज़ मोटे साइज़ की होती है, रेशे जिसमें नहीं होते। और एक वैरायटी है थाई जिंजर जो है वो होती है देसी टाइप, थोड़ी सी तेज़ होती है। तो 3 तरह की आप कह लें कि वो वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ मतलब अपना जो है ना टर्किश और थोड़े लेवल पे बाकी 7-8 वैरायटियाँ हैं। तो इसमें जो अब है वो तो अपना जो चाइनीज़ जिंजर है, क्योंकि वो लैब प्रोसेस के थ्रू जो है ना, अब उसको आप आरी जिंजर जो है ना, लोकल हमारी वैरायटी जो है ना, अब इसको हम आरी जिंजर कह सकते हैं, और ये वो है। ओके, जिंजर कल्टीवेशन हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद आता है मरहला उसकी मार्केट का। तो आपके ख़्याल में कौन सी बेहतरीन मार्केट्स हैं पाकिस्तान में, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी प्राइस को इफ़ेक्ट करती हैं, और इसकी प्राइस आप कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइस जो है वो किसान तो नहीं डिसाइड करता, ये तो मंडी में ही जो उनका होता है बोली का सीज़न या जो होते हैं इंपोर्टर, तो ये अभी बड़ा थ्रेट है प्राइस का, क्योंकि शुरू में प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन कम आती है, और जो होते हैं इंपोर्टर तो वो उनका अब जो है ना पीछे से वो जो बाहर से ख़रीदारी करते हैं तो वो रेट डिसाइड नहीं हो सकता कि किस रेट पे ख़रीदी है, तो वो अपना मुनाफा कमा रहे होते हैं। और जब लोकल फार्मर की प्रोडक्शन आती है तो वो चंद दिनों के लिए वो रेट डाउन करके उसको डिस्करेज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि ये दोबारा इसका इतना नुकसान हो जाए कि ये दोबारा वो फसल ना लगाए, तो आइंदा 10-20 सालों के लिए फिर पाकिस्तान में ब्रेक लग जाए कि ये फसल ना लग सके, और जो अपना उनका वो पैसा कमा रहे होते हैं वही कमाते रहें। तो इस तरह ये होता है, फार्मर का इत्तेसाल होता है इसमें कि जब उसकी प्रोडक्शन आती है तो वो स्टोर, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास होते हैं, तो वो तो मतलब अपना स्टोर भी कर लेते हैं। आप जैसे थूम प्याज भी है, तो जिन दिनों स्पेशली किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन आती है जो कि साल में एक फसल होती है, तो वो आप देखेंगे कि 20-30 दिन आप को मैं ये मशवरा दूंगा कि मंडी का भी जब थूम की या प्याज की पीक पे प्रोडक्शन हो ना, तो ज़रूर विज़िट करें और वहाँ के रेट जो है ना, और उसके 2 महीने या 4 महीने बाद के रेट भी तो तकाबली जायज़ा लें। और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सपोज़ मतलब अपना 50 रुपये अगर किसी चीज़ का रेट है तो 4-6 महीने बाद वो 200-250 होता है, लेकिन वो फ़ायदा सारा वो जो स्टोर हैं जिनके पास, जिन्होंने मिडल मैन वो ले लेता है। तो फार्मर के पास अभी ऐसी ज़ाती तौर पे एक फार्मर तो कर भी नहीं सकता, और ऐसी सहूलतें नहीं हैं कि वो अपने स्टोर बनाएं और उसको करें और उसको फिर अच्छे टाइम पे सेल करें। तो ये तो हैं प्रॉब्लम मतलब अभी फार्मिंग में। इसके अलावा जो है वो एज अ जिंजर फार्मर आपको कौन से इस वक्त जो आप कह लें सबसे बड़े चैलेंज का सामना है यहाँ पे? जिंजर फार्मर जो है ये महंगी फसल है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और इसका रिटर्न जो है पैसा वो साल बाद होता है। तो इसमें अगर कोई
50 एकड़ या 100 एकड़ पे कोई बड़े स्केल पे फार्मिंग करना चाहे तो उसको मिनिमम जो है ना कोई 50 करोड़ रुपया जो है ना वो चाहिए, और उसका फिर कैश फ्लो जो है वो सारी मैनेज करना, और उसका साल के बाद जो है ना वो पैसा वापस मिलना। तो इस तरह अभी इस तरह का है इसमें कि एक ये समझ लें कि पूरी इंडस्ट्री है जो जिंजर की जो फार्मिंग है, ये दुनिया इसमें बहुत पैसा कमा रही है। तो सिर्फ अमेरिका जितनी जिंजर इंपोर्ट करता है वही आप अगर पैसा देख लें तो वो अरबों डॉलर में बनता है। तो इस तरह इसको पीछे से भी जो है जिस तरह इंडस्ट्री को सहूलतें होती हैं बैंकों के थ्रू या मतलब अपना जो है ना, तो इसमें भी कोई इंडस्ट्री समझ के ही इसको अगर गवर्नमेंट मतलब अपना जो है ना चलाए आगे तो फिर ये बड़ी जल्दी ग्रो हो सकती है। वरना फार्मर अपने तौर पे तो कर रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता 10-20% सालाना उसको बढ़ा रहा है, लेकिन उस तरह फिर और जल्दी जो है ना ये फैल सकती है। और सर आप जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ या जो मार्केट के ट्रेंड हैं उनसे वाकिफ़ रहने के लिए किस तरह से आप सीखते हैं, या कौन से ऐसी आपके सोर्सेज हैं टेक्नोलॉजीज़ जो हैं नए ट्रेंड्स हैं उनसे जो है वो वाकिफ़ रहने के लिए? एक तो यूनिवर्सिटीज़ है, NARC है, हमारे लोकल जो जितने हैं, बारी चकवाल है, अयूब रिसर्च है, इनके हम बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। मतलब मंथली आप कह लें कि 1-2 दफ़ा हम जाते हैं, उनकी जो भी रिसर्च चल रही होती है उनके साथ मिलजुल के हम काम करते हैं। और दूसरा जो है आजकल वो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ये जो हैं ये बाहर से काफ़ी मालूमात हमें मिल जाती हैं। और तीसरा जो है हमारे कुछ साथी, हम उनमें से सारे तो नहीं अभी विज़िट कर सकते, फार्मर जो ज़रा ज़्यादा खुशहाल हैं वो बाहर की कंट्रीज़ का विज़िट भी करते हैं, जैसे चाइना हो गया, थाई हो गया, या हॉलैंड, या इस तरह का मतलब टर्की वगैरह ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं और महीना 50 फार्मर से मिलते हैं। तो इस तरह हम मिलजुल के मतलब इसमें कर रहे हैं। सर अभी आप बता रहे थे जैसे कि जिंजर जो है वो ये साए में भी ग्रो हो जाता है, इसके लिए बेटर है, तो सोलर पैनल्स जो हैं वो भी इस पे लगाए जा सकते हैं ज़मीन पे। जिन लोगों के पास कुछ एकड़ ज़मीन है वो जिंजर भी काश्त करना चाहते हैं, तो आपने इसका एक्सपीरियंस किया है और क्या ये कामयाब रहा है? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जिंजर जो है ना इसको कोई 3-4 घंटे मतलब हल्की धूप चाहिए होती है। आप 60% फिल्टर होकर ज़मीन पे आती है ना, तो अगर उसमें से 2 प्लेटों की जगह खाली छोड़ के आगे 1 प्लेट लगा लें या 4 प्लेटों की जगह, तो इसमें किसी के पास अगर थोड़ी जगह है, कोई 4 कनाल या 8 कनाल 1 एकड़, तो वो साथ अगर उसको कोई बिजली बेचना चाहे या और डबल आमदन अपनी करना चाहे तो उसका ये है कि जिंजर के साथ आप सोलर भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि स्ट्रक्चर का ज़्यादा खर्चा होता है, पाइप या लोहे के आयरन एंगल वगैरह, तो वो कपड़ा हैंग करने के लिए। तो सोलर लगाने से ये है कि वन टाइम कंक्रीट का या लोहे का कोई एक स्ट्रक्चर आप एक दफ़ा बना लें तो 25-30 साल उसकी लाइफ होती है। तो वो लॉन्ग टाइम उसको अगर आप करें तो कुछ साल में 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए सालाना उसका ख़र्चा बनता है। तो उसमें जिंजर ग्रो करके तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब फार्मर अर्निंग कर सकता है। वन टाइम तो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन उसको लंबे टाइम के लिए अगर लेके चलें तो खाली उससे जितनी उसके लिए इलेक्ट्रिक पैदा होगी वही पैसे उसके लिए प्रॉफिट में चला जाता है फार्मर। और साथ खाली जिंजर नहीं, उसके साथ मुख्तलिफ मतलब अपना जो है ना क्रॉप और भी ऐसी काफ़ी फसलें हैं जिनको साया चाहिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करती, तो वो भी उसमें अंदर ग्रो कर सकता है। बंदा आउट सीज़न टमाटर हो गया या और काफ़ी सारी फसलें हैं जो। आप यहाँ पे जिंजर के अलावा और भी किसी वेजिटेबल की जो मॉडल फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे? जी, हम खीरे पे कर रहे हैं और हम करेला वगैरह और भी फसलें करते हैं। जो लोग जिंजर फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए कोई एक पैगाम जो आप देना चाहें?
जी, जिंजर खुसूसी पटवार के लिए बड़ी अच्छी फसल है, बड़ी प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो हम तो सारे लोगों को कहेंगे कि इसमें कम से कम जो है ना वो लाजमी जो है ना कोई 4 कनाल 8 कनाल इसके ज़रूर ट्रायल करें, थोड़ा सा सीख के करें। पहले मरले में इतनी ज़्यादा काश्त ना करें, कोई कनाल 10 मरले से शुरू करें और इसको आगे जो है ना प्योरली ऑर्गेनिक जिंजर जो है ना वो पैदा करने की कोशिश करें और जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू अच्छी हो, जो बाहर की मार्केटों में 1,500-2 हज़ार रुपये केजी बिक जाए और इसकी 8 से 10 टन तक आप प्रोडक्शन जो है पर एकड़ ले सकते हैं और 2,000 रुपये केजी हो तो आप देख लें कि इसका कितना पैसा बनता है और उसमें से सारे अखराजात निकाल के भी तो ये पाकिस्तान के लिए बाहर से ज़र मुबादला लाने के लिए बहुत बड़ी क्रॉप बन सकती है। जितनी इस टाइम हम चावल या कपास या दूसरी आम कह लें आप चीज़ों की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके बराबर या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है अकेली जिंजर की भी हो सकती है। और इसके साथ अगर हल्दी भी कोई ऑर्गेनिक करना चाहे तो ये कोई 1,000-2 हज़ार एकड़ पे ऑर्गेनिक जिंजर ग्रो करके अगर एक्सपोर्ट की जाए तो पर एकड़ आप देख लें कि मतलब अपना जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है। और ये एग्रीकल्चर जो होती है इसमें बड़ा जल्दी जो है वो चीज़ें ग्रो करती हैं। इसमें 10-20 साल नहीं चाहिए होती। इसमें अच्छी तरीके से आप अगर काम करें तो 1 साल में इतनी ग्रोथ हो जाती है जितनी दूसरी इंडस्ट्री 10 साल में ग्रोथ करती है। तो इसका ये होता है कि फसल लगाएं और उसके आफ्टर 8 to 10 मंथ जो है ना आपको 20 गुना वापस वही फसल रिटर्न मिल जाती है। तो दूसरी इंडस्ट्री जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, उसको 10-20 साल चाहिए होते हैं खड़ा होने में। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसको अगर 2 से 3 साल की आप प्लानिंग लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी जो है ना और इसमें बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है। तो लिहाजा ये है बाकी फार्मर से भी अपील लोगों से कि इसमें आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें, इसको सीखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। जी सर, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की। इसको एक्सपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि जिंजर एक ऐसी चीज़ है जो वेस्ट नहीं होती। अगर इसको ठीक तरीके से ड्राई किया जाए तो इसका जिंजर पाउडर और उसमें कन्वर्ट करके भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जी बहुत आसान है। मैंने पिछले साल कुछ जिंजर जो है सन ड्राई की थी, कुछ अयूब रिसर्च भी भेजी थी ड्राई के लिए, ड्रायर में जो है वो जो करते हैं और कुछ अपने तौर पे भी वो अभी तक हमारे पास जो है वो पाउडर चल रहा है। को 20-30 किलो पाउडर कराची तक भेजा है, बड़ी अच्छी उसकी क्वालिटी है और जो इंपोर्ट हो रहा है उससे तो बहुत बेहतर है। तो ये वो तो फार्मर इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। अगर किसी की नहीं बिकती या ऐसा मसला होता है वो तो अपने तौर पे ड्राई करके तो पाउडर की शक्ल में उसका हजम थोड़ा हो जाता है। तो वो जहाँ पे 20 या 30 कंटेनर बनते हैं वो पाउडर का 1 कंटेनर उससे जिंजर का बन सकता है। लेकिन यही होता है कि अब छोटे लेवल पे फार्मर अकेला मिलके ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट तक उस सारे लवाजमात पूरे करना, तो इसमें साथ साथ इदारे भी मिल के जो है ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए जो सारे फार्मरों की चीज़ गठी करके गवर्नमेंट भी इसमें दिलचस्पी ले तो और जल्दी ये काम हो सकता है। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। इतनी बेहतरीन रहनुमाई का उम्मीद है जो लोग जिंजर फार्मिंग करना चाहते हैं वो आपकी इन तमाम बातों से रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।